चलिए बच्चों, अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हैं, बोलते हैं जय श्री राम, जय माता दी। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप ना लेंथ में कुछ बच्चों को दिखता है कि बड़ा चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी बड़ा आसान सा चैप्टर है। पार्टनरशिप किसी मुश्किल कैटेगरी वाले चैप्टर में नहीं आता। स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहली बात, पार्टनरशिप एक जनरल एक्ट नहीं है, ये स्पेशल एक्ट है। कौन सा एक्ट है? स्पेशल एक्ट। किस चीज का सर? पार्टनरशिप का। देखिए पार्टनरशिप ना, जब भी हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं पहले चार बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है जो प्रॉफिट शेयर करना चाह रहे हैं। किस चीज का? बिजनेस का। And that should be carried on by all or any of them acting for all. That means mutual। हर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है और अपना प्रिंसिपल भी है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक पार्टनर के द्वारा किया गया कार्य पूरी फर्म को और सभी पार्टनर को बाइंड करेगा। एलएलपी पढ़ा था? एलएलपी में पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी थी, यहां पे क्या? कंप्लीट म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर। फर्म। पार्टनर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है फर्म। फर्म नेम, नेम जिसके अंडर बिजनेस किया। एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए ए बी सी तीन लोग हैं, इन्होंने मिलकर एक फर्म बनाई एबीसी एंटरप्राइज। अब समझिए रिलेशन क्या है? पार्टनरशिप। ए बी और सी कौन है? पार्टनर। ए बी और सी इकट्ठे क्या है? फर्म। और एबीसी एंटरप्राइज ये नाम किसका है? फर्म का। राइट, दिस आर द 4 पॉइंट्स जो आपको देखने हैं। अब सर ये थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर। देखिए मिनिमम दो लोग चाहिए। आप अपने आप से पार्टनरशिप कर सकते हो। यू नीड एटलीस्ट 2 पीपल। सेकंड, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? वैसे हम उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, बट इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव ए रिटन डीड। देखिए ओरल लो अलाउ करता है, बट ओरल में डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। कल को आदमी मुकर गया, कि आप, मैंने तो बोला ही नहीं। तो यू शुड ऑलवेज हैव, यू आर एडवाइज टू हैव रिटन पार्टनरशिप। बिजनेस। बच्चों पार्टनरशिप ना बिजनेस के लिए होती है। एक ना वर्ड आता है बुक में, अगर डिफरेंस भी आप देखें, को ओनरशिप। क्या बोलते हैं? मेरी बात समझना। राम और श्याम ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया इकट्ठे, शेयरिंग में। क्या ये पार्टनरशिप है? यस। राम और श्याम ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली कि कल को ना प्रॉफिट में इसको बेच देंगे, नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, जस्ट एक ले ली, काम नहीं करे बेच देंगे। क्या ये बिजनेस है? तो ये को ओनरशिप है। क्या है? अच्छा मान लो उनका बिजनेस ही है कि प्रॉपर्टीज लेके बेचते हैं, तो वो बिजनेस माना जाएगा। एंड फर्दर शेयरिंग द प्रॉफिट। देखिए पार्टनरशिप ऐसी नहीं होती कि एक ही आदमी सारा प्रॉफिट ले जाएगा। पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। वो अलग बात है कि दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ शेयर शो। मान लो एक 90% ले जाए, एक 10 ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट देयर शुड ऑलवेज बी ए रिलेशन, शेयरिंग होनी चाहिए। तो हम प्राइमा फेसी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होती है म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी होती है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप ऐसी होती है जो सबके द्वारा की जाती है और सबके बिहाफ पर किसी एक के द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि पार्टनर बाकी फर्म का क्या है? बाकी पार्टनर्स का क्या है? एजेंट। और अपने लिए वो क्या है? प्रिंसिपल। दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ए पार्टनर कैन बाइंड ऑल द पार्टनर फॉर द एक्ट डन बाय हिम। अब बात समझिएगा, प्राइमा फेसी टेस्ट जो आपने बोला पार्टनरशिप का, वो क्या है? प्रॉफिट शेयरशिप, यस राइट। सेकंड क्या है आपका? कंक्लूसिव फाइनल टेस्ट। व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप? दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयर हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो यस इट इज ए पार्टनरशिप। बट जब तक म्यूचुअल एजेंसी ना हो देयर इज नो
पार्टनरशिप एट ऑल। पार्टनरशिप के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है ना बात। ट्रू टेस्ट क्या होगा पार्टनरशिप का भी बताया आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप के टाइप्स, बच्चों पार्टनरशिप को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। तो चार हो जाते हैं। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन दो टाइप है, पहला है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ बिजनेस भी दो है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल की। बट विल का मतलब क्या बच्चों, यहां पर इच्छा क्या है। नो फिक्स पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड इन योर एग्रीमेंट। आपकी डीड में कोई पीरियड नहीं लिखा। इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ पार्टनर। विल का मतलब इच्छा, विशेस ऑफ पार्टनर। हाउएवर इसकी एक बड़ी अच्छी कंडीशन है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी वन पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ इंटेंशन टू डिसॉल्व द। एक ही पार्टनर जो है नोटिस देकर डिसॉल्व करवा सकता है। गेटिंग पॉइंट, एक ही पार्टनर नोटिस देकर डिसॉल्व करवा सकता है। सर पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड क्या होती है, जहां पर पीरियड क्या होता है फिक्स। हमने लिख दिया 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। हाउएवर अगर आप कंटिन्यू कर, देखो वैसे तो ही बंद हो जाएगी पीरियड के बाद, बट अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हैं। बट उस केस में क्या होगा, अब ये फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड से कन्वर्ट होकर पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक्सटेंड पे, पर्टिकुलर मतलब जहां पर ना आपका बिजनेस स्पेसिफाइड है। बिजनेस क्या है, या बिजनेस क्या है पर्टिकुलर। लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया सोलर पैनल का, तो आप वही काम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। बट एक होती है जनरल, क्या होती है जनरल का मतलब हमने लिख दिया बिजनेस करेंगे, बट एनी बिजनेस। कौन सा बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मान लो मैंने पहले हैंडलूम का बिजनेस शुरू किया, हमें लगा चेंज करना चाहिए, हमने रेस्टोरेंट का कर दिया, तो हमें कुछ कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जनरल काम है। पर्टिकुलर में दिक्कत है कि आप उसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। ये चार तरह के बेटे आपके बिजनेस के टाइप हो। डिफरेंस इनकी रीड कीजिएगा आप एक बार। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पर्टिकुलर जनरल में देखो कन्वर्ट कुछ भी हो सकता है, डीड में चेंज करके हो सकता है, कोई भी कन्वर्ट कर सकता है। पार्टनरशिप डीड होती है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। देखो हमेशा हम पढ़ते हैं कंपनी में एओए आ जाता है, एमओए आ जाता है, एलएलपी में एग्रीमेंट आ जाता है, पार्टनरशिप में डीड आ जाती है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टनर के बीच में बनाया गया है, जिसमें सभी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये ओरल हो सकता है, बट हम कहते हैं इट शुड ऑलवेज बी इन ए रिटन फॉर्म। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव ए रिटन पार्टनरशिप। कुछ सैंपल कंटेंट है इसके में, क्या होता है पार्टनरशिप का नेम होता है, फर्म का पार्टनर्स के नेम होते हैं, पार्टनर के एड्रेस ऑक्यूपेशन होते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एड्रेस होता है, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होती है, कैपिटल का रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग लोन, सैलरी टू पार्टनर एंड एडमिशन रिटायरमेंट के। और जो जो आप लोन में पढ़ते हो, अकाउंट्स में पढ़ते हो, सारा कुछ इसके अंदर अभी नहीं, वो भी पढ़ेंगे। अगर मान लो डीड साइलेंट है तो क्या होगा, वो भी पढ़ाया जाएगा। टाइप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्टिव पार्टनर। देखो जिसका नाम ही एक्टिव है, a partner who who has become partner by agreement and who actively participate in the day to day working of firm। वो फर्म की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको रिटायरमेंट लेने पर पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, और जब वो रिटायर होगा तब तक इससे अपने लेकर जाएगा। सर एक होता है स्लीपिंग या डोरमेट। स्लीपिंग या कैसा व्यक्ति, वो भी पार्टनर बना एग्रीमेंट से, मगर वो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो पैसा लगाता है, प्रॉफिट शेयरिंग करता है, बट डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, और वो भी थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है। बट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, इसको पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अगला है नॉमिनल। क्या है, नॉमिनल पार्टनर, जिसका आपके बिजनेस में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, वो जस्ट अपना नेम लैंड कर रहा है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पैसा भी नहीं लगाएगा, वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेगा, और वो टेक पार्ट भी बिजनेस में नहीं लेगा, बट वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि उसने नाम दिया, लोग उसको जानते हैं। देखो आप लोग नॉमिनल पार्टनर का नाम क्यों लेते हो, क्योंकि हो सकता है वो पॉपुलर हो,
कोई रिस्पेक्टेड रेपुटेड व्यक्ति, तभी तो, अदरवाइज क्यों किसी का नाम डलवाओगे ना। तो उसके नाम से तो बिजनेस आ रहा है, अगर उसके नाम से बिजनेस आ रहा है तो क्या उसकी लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी के प्रति बनेगी या नहीं बनेगी बच्चों, राइट। देन बच्चों आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, गारंटीड वाला ना, कि मैं लॉस बियर नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट भी करेगा। एग्जैक्ट, मैंने कहा बोल तो तुम गलत बोल, नहीं नहीं बेटे इन्वेस्टमेंट करेगा, माइनर नहीं है ये, गारंटीड प्रॉफिट की। मैं वो ना ऐसा नहीं कि लायबिलिटी बियर नहीं करेगा, वो अपने प्रॉफिट तक की लायबिलिटी बियर करेगा। वो कह रहे मेरा प्रॉफिट जीरो हो सकता है मगर माइनस नहीं हो सकता। अकाउंट में पढ़े नहीं हमने, गारंटीड पार्टनर, गारंटीड प्रॉफिट वाला, वही वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमेशा। होल्डिंग आउट याद है, कोई व्यक्ति जो पार्टनर नहीं है मगर वो पब्लिकली बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई और बोल रहा है वो मना नहीं कर रहा, तो आज से वो पार्टनर माना जाएगा। मैंने हमेशा इसी क्लास में बोला कि पब्लिक के सामने दी गई प्रेजेंटेशन हमेशा आपके अगेंस्ट जाती है। आपने कुछ ही बोली, अब बाद में उससे डिनाई नहीं कर सकते। होल्डिंग और एस्टोपन में प्रैक्टिकली क्या फर्क है, देखो होल्डिंग में ना आप, वैसे तो लिटरल मीनिंग कोई नहीं है, बट एक जनरल फर्क है। होल्डिंग में ना आप जनरली क्या करते हो, खुद होल्ड आउट करते हो, मैं पार्टनर हूं। एस्टोपन में कोई और आपको बोलता है, आप मना नहीं करते, फिर मैं बाइफरेट करना चाहूँ। वैसे दोनों सेम बात है, बट मेन फर्क क्या है, होल्डिंग में आप खुद कह रहे हो मैं पार्टनर हूं, और एस्टोपन में कोई और कह रहा है और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मना नहीं कर रहे, राइट। जैसे एग्जांपल देखो, राम श्याम सी का, श्याम ने कहा राम हमारा पार्टनर है, और श्याम ने मना नहीं किया। श्याम, राम ने कहा श्याम हमारा पार्टनर है और श्याम ने मना नहीं किया, और एक बंदे ने उसके नाम पर उधार दे दिया। अब कल को उधार नहीं चुका तो श्याम के ऊपर केस किया, श्याम कहेगा मैं तो पार्टनर नहीं हूं। भाई साहब आपने पब्लिकली एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, देखो यहां पर बोलना उसकी ड्यूटी थी ना, बोल देता मैं पार्टनर नहीं हूं, जब आपने नहीं बोला तो आप पार्टनर माने जाओ, है ना। अगला है इनकमिंग पार्टनर, कौन सा, नया पार्टनर। एडमिशन, एडमिशन पढ़ते हैं ना बेटे, when a person is admitted as a new partner in the existing firm is known as incoming partner। but सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इसमें, it can be, he can be admitted as a partner only with the consent of all the partners। यहां पर मेजोरिटी का पंगा नहीं है, 100% पार्टनर अग्री करेंगे तभी आप किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हो। However, वो अपने एडमिशन से पहले किसी भी तरह की लायबिलिटी के लिए जिम्मेवार नहीं हो। आउटगोइंग कौन होता है, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट्स वाला भी आ जाएगा, और ये ना थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा रिटायरमेंट तक। और आपको अगर ध्यान हो, ये वहां तक का अपना हिस्सा लेकर जाता है, कैपिटल लेकर जाता है, गुडविल लेकर जाता है। कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना बात यहां तक। ये ना फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, हमारी फर्स्ट यूनिट होती है, इसमें आप मेनली देखोगे ना पार्टनरशिप का मीनिंग, टाइप्स और लीड और टाइप ऑफ पार्टनर्स आते हैं। ये कुछ ना डिफरेंस आपको मैं हमेशा देता हूं, आपने लिखे भी होंगे शायद, एक्टिव स्लीपिंग का डिफरेंस, एक्टिव नॉमिनल का, नॉमिनल होल्डिंग आउट का, एक्टिव और होल्डिंग आउट। डिफरेंसेस जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएंगे, बट डिफरेंस के बहाने कई बार हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, ये कंपनी में भी पढ़ते हैं, कुछ एक दो पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप में लो लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी में लगता है कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी है, नो, कंपनी यस। लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड। सेपरेट प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में नो, कंपनी में यस। मैम मिनिमम पर्सन कितने चाहिए, पार्टनरशिप में 2, कंपनी में 2 7 और 1। मैक्सिमम कितने चाहिए, देखिए एज पर मैक्सिमम लिमिट 100 है, जो आज की डेट में कितनी प्रिस्क्राइब है 50, और कंपनी में एक ओपीसी में तो एक ही होता है, प्राइवेट में 200 होते हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में है, कंपनी में नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में टर्म्स देखेंगे, टर्म्स कंडीशन लीड में, कंपनी में तो कंपनी डिसाइड करेगी कि डिविडेंड बांटना है या नहीं। धन्यवाद। दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ पार्टनरशिप। सर सेकंड में क्या आता है, सेकंड में ना सारे मुद्दे रिलेशन के, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स क्या हैं, अथॉरिटीज क्या है, रिलेशंस क्या है, वो सारी बातें, ठीक है बेटे। बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स। सबसे पहले जनरल ड्यूटी, हर एक पार्टनर की आपस में एक दूसरे के प्रति क्या जनरल ड्यूटीज है। पहला, एवरी पार्टनर इज बाउंड, देखो बाउंड का मतलब ही क्या, ड्यूटी। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म, हर एक पार्टनर को फर्म का बिजनेस करना है, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सबका फायदा हो, टू बी जस्ट एंड
faithful to each other and to render all the account or information of every transaction affecting the firm. आपने देखो काम आप सारे कर सकते हो, मना नहीं कर, बट आपको डिस्क्लोजर देना है. क्या देना है? देखो आप ना गलत काम करो जरूरी नहीं है, बट जब आप बातें नहीं बताते ना तो डाउट क्रिएट होता है, सस्पिशन क्रिएट होता है. तो इन पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी यू शुड डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग. सब चीज बताइए, सब चीज. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है इंडेमनिटी. इंडेमनीफाई है अगर आपने फ्रॉड किया, आपके फ्रॉड की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो आपकी जिम्मेवारी है फर्म को उस नुकसान से बचाने की. समझ रहे? जैसे 3 पार्टनर है एबीसी, ए की वजह से 5 लाख का लॉस हुआ है और सभी अग्री कर रहे हैं और ए भी अग्री कर रहा है, तो ए को 5 लाख रुपए फर्म को इंडेमनीफाई करने पड़ेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए आप एग्रीमेंट देखेंगे. क्या देखेंगे? एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, दैट कैन बी एक्सप्रेस, दैट कैन बी इंप्लाइड. क्या हम राइट्स में वेरिएशन कर सकते हैं? अगर पार्टनरशिप में राइट्स में और ड्यूटीज में वेरिएशन करनी है तो हमें 100% कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए. क्या 7 में से 5 पार्टनर अग्री करेंगे काम चल जाएगा? 7 में से कितने अग्री करें? यूनानिमस होता है ना, 100%. राइट, यहां पर स्पेशल पॉइंट है, ये पॉइंट है मैंने आपको कराया था कॉन्ट्रैक्ट में. रिस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा था, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है किसी को बिजनेस से रोकना, बट हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी. 3 एक्सेप्शन थी, 3 में से एक थी कि पार्टनर चाहे तो दूसरे पार्टनर को सेम बिजनेस करने से रोक सकते हैं. मान लीजिए हमारा एबीसी का हैंडलूम बिजनेस है और ए का पर्सनल भी हैंडलूम बिजनेस है, हम चाहे तो रोक सकते हैं, चाहे तो अलाउ कर सकते हैं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा मना है, ये किस पर डिपेंड करेगा? पार्टनर्स की विल्स पर, इनकी म्यूचुअल इंटेंशन पर. अगर वो चाहे तो कंटिन्यू करवा सकते हैं, चाहे तो मना करवा सकते. एग्रीमेंट में contain a provision that every partner shall not carry the same business as of firm at the personal level, or we can say we can't do any business in the competition of the firm. अब आपको कि सर कर लिया तो थोड़ी देर में बताऊंगा. पर्सनल प्रॉफिट, इसके ऊपर एमटीपी में देखें, आरटीपी में देखें, ब्रह्मास्त्र में देखें, पर्सनल प्रॉफिट पे क्वेश्चन आता है, उसके बाद थोड़ी देर में हम करेंगे. तो राइट्स ऑफ पार्टनर क्या है? पहला, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ. बच्चों एक बात बताओ, स्लीपिंग तो चलो आता नहीं, क्या हम किसी एक एक्टिव पार्टनर को काम करने से रोक सकते हैं? वो आया बैठा, हमने कहा भाई क्यों आए हो? भाई एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बिकॉज पावर्स आर कोएक्सटेंसिव. कोएक्सटेंसिव समझते हैं? म्यूचुअल, सबकी है. क्या है? सिमिलर. जैसे आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की लायबिलिटी कोएक्सटेंसिव है डेटर से, सेम है. क्या है? सेम. हर एक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा. सेकंड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बुक्स एंड अकाउंट्स. हर एक पार्टनर बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, इवन उसकी कॉपी भी ले सकता है. बट इसमें क्या है? कंडीशन, बोनाफाइड लेना. आपने झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के लिए किताबों की कॉपियां की है, वो गलत है. बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में, शांति से, प्यार से. राइट टू बी कंसल्टेड. बच्चों 7 पार्टनर है, कोई काम होगा 7 से सलाह लीजिएगी, किसी 2 से ले लोगे. एवरी पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू बी टेक ओपी. देखो लाइफ में ना कई बार ना पैसा नहीं, इज्जत ज्यादा जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति आपका पार्टनर है तो वो चाहता है आप उससे बात करें, आप उससे कंसल्ट करें, ताकि जब आप किसी से पूछते हो ना, किसी सलाह लेते हो, उस आदमी को अच्छा फील होता है. और फर्म म्यूचुअल एजेंसी पे काम इकट्ठा है, मिलकर है, तो आप एक से पूछे, दूसरे से ना पूछे, क्या है? सही बात है. एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड. एवरी डिस्कशन शुड बी मेड बिटवीन ऑल द पार्टनर. Decision can't be taken by the majority, only 100% consent should be there. और एक बात है, रूटीन मैटर में कई बार मान लो पार्टनर 4 बैठे हैं, 3 नहीं बैठे, 7 है मान लो, इसमें 4 है और काम बड़ा छोटा सा है, रूटीन का है, छोटा मोटा, तो फिर वो काम हम कर सकते हैं. बट अगर इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कौन सी है? वो सबसे की जाएगी, अकेले नहीं. राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और यू कैन से लीगल हायर, और यू कैन से ऑथराइज पर्सन. अगर डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है, वो आएगा, बुक चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और डेथ तक के प्रॉफिट कैपिटल शेयर वो करके जाएगा. अकाउंट्स पढ़ते हो? इवन उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट खोल देते हैं, लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जब तक हम उसको पैसे नहीं. अधिकार है भाई उसका. अब राइट्स की बात करें, राइट टू रेमुनेशन. देखिए जनरली कोई रेमुनेशन नहीं मिलती, किसी पार्टनर को कोई रेमुनेशन नहीं मिलेगी. आपको सर हम तो अकाउंट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि वो डीड में लिखी होती है. याद कीजिए,
अगर डीड साइलेंट है तो मिलती है। प्रॉफिट शेयर क्या होता है डीड साइलेंट हो तो? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी नहीं मिलता, बट कब मिलेगा? अगर डीड में लिखा है लीगल प्रोविजन के हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से। किसके हिसाब से? ट्रेड मतलब हमारे बिजनेस में देते हैं या नहीं देते। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये मैं बार बार अकाउंट से रिलेट इसलिए करता हूं, आप पढ़ के आए। कैपिटल खाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली प्रॉफिट से दिया जाता है, कैपिटल से। ऐसा क्यों? एक होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है चार्ज। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन खाली प्रॉफिट से दिए जाते हैं, अगर प्रॉफिट ना हो तो एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। क्या है बेटे? ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन या तो डीड में स्पेसिफाई हो या 6%। यस बेटे। तो दोनों दे सकते हो आप। एक तो पहले का तो ट्रेड कस्टम में अगर उसको जारी तो उनको भी दे दीजिए। दूसरे में आप लिख सकते हो कि ठीक है डीड में नहीं लिखा, नहीं देंगे, बट इसके हिसाब से भी पहले वाली मीन वैल्यू मारी, या तो उसको भी दिलवाओ या उनकी भेजवा दो। तो ये दो ट्रेड बनेंगे। मिलेगी सबको, नहीं तो बकरा कटेगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड। राइट टू बी, देखो ऊपर हमने ड्यूटी पड़ी थी कि पार्टनर की वजह से अगर फर्म को नुकसान होगा तो पार्टनर उसको देगा। अब फर्म की वजह से पार्टनर का नुकसान हो गया तो वो लेगा भी या नहीं लेगा? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय पार्टनर को लॉस हुआ, उसने तो पेमेंट कर दी फॉर एग्जांपल, क्या वो फर्म से रिकवर करेगा या नहीं करेगा? मान लो फर्म को भी पार्टनर बैठा नहीं, फर्म के खाते में पैसे नहीं, मैंने बिजली का बिल भर दिया 50,000 पे, अब वो 50,000 मुझे फर्म देगी या नहीं देगी? क्या कहेगी आपने अपनी मर्जी से भरा? ऐसा नहीं होता ना। दो कंडीशन, लेकिन कंडीशन है, पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए या फिर स्पेशल। अब बिजली का बिल भरना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्लाइंट की पेमेंट करना ऑर्डिनरी है। इमरजेंसी, हाउस टैक्स वाले आ गए, म्यूनसिपल टैक्स पेंडिंग है, कमेटी वाले आ गए, आप लोगों के फोन बन जा रहे हैं, वो भरेगा या आपका वेट करेगा? वो कह रहे हैं या तो बिल भर दो तो दुकान सील कर देंगे। भाई इमरजेंसी हुई है ना, तो इमरजेंसी में भी भरेगा और आपसे इंडेमनीफाई। एंड फर्दर राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म भी, अगर वो जानबूझ के लापरवाही, देखो होता है विलफुल मतलब जानबूझ के, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, गलत नहीं, लापरवाही। नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, अगर आपने जानबूझ के कोई लापरवाही की है और फर्म का नुकसान हो। देखो सिंपल बातें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। अगर पार्टनर की गलती से फर्म का नुकसान होगा तो पार्टनर भरेगा, और फर्म के लिए पार्टनर ने काम करके नुकसान उठाया तो उसके लिए फर्म भरेगी। हाँ तो भरो बेटे, उसकी गलती, पैसे तो फर्म से ही लेगा ना, फर्म से ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बोलते हो मेरी गलती से डिले हो गया और 5,000 का फाइन लग गया, फिर फाइन मैं दे दूंगा, वो तो मेरी वजह से लॉस है ना। भरा तो टाइम पे जा रहा है ना, अल्टीमेटली वो तो भरना ही था। अगर आपकी गलती से मान लो आपने म्यूनसिपल टैक्स 1 महीना लेट भरा, इंटरेस्ट लग गया, फाइन लग गया, वो आप दोगे जेब से, वो फर्म नहीं देगी, तो आपने नुकसान किया ना। ये फर्क, लॉस लॉस का पोर्शन है ना। म्यूनसिपल टैक्स आज भरू कल भरू है तो फर्म का ही ना, वो मैं क्यों दूंगा, वो तो फर्म ही देगी ना, ऑब्वियस सी बात है ना। क्या मैं लेट कर दिया, अगर कोई काम लेट होता उसका ब्याज लोगे ना मुझसे या फाइन लोगे, पैसे तो फर्म ही भरेगी ना उसकी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, वैसे मैंने बड़े आसानी से 3 चीजों में बताई, याद है? पहली बात, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो होती है जो पार्टनर एज ए कैपिटल लेके आते हैं, याद है? या फिर जो फर्म के नेम में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्वायर की जाती है, या फिर गुडविल, या फिर नॉर्मल रूल क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी जो फर्म के पैसे से खरीदी जाएगी वो किसकी होगी? फर्म। फर्म के खाते से 20 लाख पेमेंट की बिल्डिंग के लिए, वो बिल्डिंग पर्सनल है या फर्म की है? बेसिक रूल है। सेकंड रूल, एक प्रॉपर्टी पार्टनर की है, फर्म की है, इसके लिए आपको डीड चेक करनी चाहिए। क्या चेक करनी चाहिए? मान लीजिए मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ले आया, मैं गाड़ी पे रोज आता हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं पार्टनर हूँ, मैं वैसे ले आता हूँ, मेरी कभी भी इंटेंशन उसको फर्म की प्रॉपर्टी में डालने की, अगर मैंने डाली होती तो असेट साइड में ऐड भी तो हो रही होती, नहीं है ना वर्ड बैलेंस शीट में। क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी? वो मेरी है। हाउएवर मैं चाहूं तो कन्वर्ट कर सकता हूं, बट ये आप पर ही डिपेंड करेगा, मेरे पे डिपेंड करेगा जिसकी प्रॉपर्टी है। मान लो पार्टनर कह दे भाई तू 6 महीने से गाड़ी लेके आ रहा है, हमने तो मान लिया हमारी है, मान लेंगे ऐसे? मेरी इंटेंशन पे दो रूल इकट्ठे चल रहे हैं, समझिए।
पार्टनरशिप की फर्म के पैसे से खरीदा गया सामान किसका है? फर्म का। और पार्टनर का पर्सनल किसका है? पार्टनर का, अनटिल अनलेस कि वो कन्वर्ट करवाते। तो यानी कि ये डिपेंड करेगी पार्टनर की इंटेंशन पे, और फर्म के पैसे वाली किसकी होगी बेटे? फर्म। ये प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 14 में, पढ़िए क्या है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ all property rights interest which the partner may have brought in the common scope, and all the property rights and interest acquired or purchased out of firm in the course of business, and the last goodwill of firm। इन तीनों के बीच में प्लस का साइन है, राइट, एंड है। ये क्या है? तीनों को मिलाकर ही प्रॉपर्टी बनाई है ना। बात मेरा केस आ सकता है वही वाला, पार्टनर गाड़ी ला रहा है रोज, क्या उसकी है या फर्म की है, यह एक केस बन सकता है। जनरली कोई सामान खरीदा गया फर्म के पैसे से और पार्टनर क्लेम कर रहा है कि वो मेरा है। अगर फर्म के पैसे से खरीदा गया तो किसका है वो? फर्म। अच्छा, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज पर्सनल किया जा सकता है? नो। फर्म की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली, क्या एक्सक्लूसिव मतलब 100% किस पर्पज के लिए यूज होगी? फर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन दिखेगा आपको बुक में। अगर पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया, देखो पहली बात, अगर हमने उसको मना कर दिया कंपटीशन का तो वो कर नहीं सकता, बट यहां पे अलाउड होगा ना। कैसे कमाया है? बाय यूजिंग फर्म नेम और बिजनेस कनेक्शन ऑफ फर्म और ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म, या सेकंड कैरिंग ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस। एक तो होगा कि वो कंपटीशन में सेम बिजनेस कर रहा है, पहला हो गया फर्म का नाम यूज कर रहा है, फर्म का बिजनेस यूज कर रहा है, फर्म की ट्रांजैक्शन यूज कर रहा है। इन सभी केसेस में ही मस्ट अकाउंट एंड शेयर द डिटेल टू फर्म। डिटेल देगा और पैसा शेयर करेगा। मतलब आप अगर कंपटीशन में काम कर भी रहे हो तो भी वो पैसा आपको फर्म में डालना, बोला पता है, आप डालोगे आपका हिस्सा तो आपको वापस मिल ही जाएगा, बट बाकियों के साथ उसकी शेयरिंग हो जाएगी। तो उसकी क्या हो जाएगी? शेयरिंग। जैसे एग्जांपल लीजिए, कुछ एग्जांपल देते हैं। ट्रांजैक्शन विद द फर्म की बात करो तो आपकी फर्म को रॉ मटेरियल चाहिए प्लास्टिक का, और आपका बिजनेस किस चीज का है? प्लास्टिक का। तो आपने प्लास्टिक सप्लाई कर दिया, जितना प्रॉफिट आपको हुआ आपको फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए आपका बिजनेस भी हैंडलूम का है, फर्म का बिजनेस भी हैंडलूम का है, ऑर्डर आया 1000 बेडशीट का, आपने अपनी दुकान से वो सामान दे दिया, आपने फर्म की जगह अपनी पर्सनल दुकान से दे दिया, तो कंपटीशन हुआ या नहीं हुआ? तो उसका भी प्रॉफिट आपको शेयर करना। तो उसमें क्यों बेचोगे आप? तो उसमें क्यों बेचोगे? कुछ नहीं बात है, बाई चांस हो भी गया, सिंपल फंडा, प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस, लॉस भी बुक्स में जाएगा। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक प्लस की फिगर है, लॉस एक माइनस की फिगर है। तो जब मैं प्रॉफिट के आगे माइनस लगाया तो वो लॉस बन जाता है, फिर वो भी शेयर किया जाएगा। बट ऐसे सर्कमस्टेंस मिलेगी कब? आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तभी आप अपनी दुकान से सामान दे रहे हो, लॉस में तो वहीं से, लॉस में तो आप वहां से भी दोगे, छोड़ो, लॉस में तो अपना फर्म का यूज करोगे ना, अपना यूज करोगे। मान लेते हैं आपकी बात, तो वो भी शेयर हो जाएगा। अच्छा, फर्म के चेंज होने के बाद मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, अगर नया पार्टनर आ गया, पहले दो पॉइंट, नया पार्टनर आ गया मतलब एडमिशन, मतलब क्या? पुराना चला गया मतलब डेथ, और दोनों में क्या म्यूचुअल राइट में फर्क पड़ता है? नहीं, दे विल रिमेन। इनका मतलब है कि आप अगर चेंज ना करो तो करना चाहो आप चेंज, जब मैं बात करता हूं मैं जनरल करता हूं, जब आपने चेंज नहीं किया। अच्छा, आपने बिजनेस, ओरिजिनल बिजनेस किया, कुछ और नया बिजनेस चेंज कर लिया, तो भी क्या रहेगा? सेम राइट्स एंड ड्यूटीज जैसे पहले थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड इवन आपने एक्सपायरी के बाद बिजनेस कर लिया, मतलब आपने पर्टिकुलर पीरियड की पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर लिया, तो भी प्रोविजन क्या रहेंगे? सेम। हाउएवर एक चेंज होगा, पूछो क्या? पार्टनरशिप एट विल के प्रोविजन लग जाएंगे। जैसे ना, पार्टनरशिप एट विल में एक ही खतरनाक प्रोविजन है, कोई भी एक पार्टनर नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व, तो ऐसे आपकी पार्टनरशिप एट विल, मतलब अनटिल अनलेस कि आप बदलाव लाना चाहो, आप कोई टर्म्स कंडीशन चेंज करना चाहो, सब कुछ पुराने वाला ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? ये बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं है तो आराम फरमाइए, इतने पे ध्यान दीजिए, महफिल का आनंद लीजिए। वो वाला मेजोरिटी वाला आ जाएगा, उसका 100% वाला एग्रीमेंट वाला रिजोल्यूशन नॉर्मल तरीके से, एक बंदा नहीं करा सकता, वो छोड़ के जा सकता है।
हाँ तो म्यूचुअली देखना पड़ेगा उनको ना, दोनों अग्री करेंगे तभी होगी, एक कहने से तो नहीं होगी, एक के कहने से तो नहीं होगी। वैसे जब जब एक अग्री, देखो या तो वो उसको कन्विंस कर लेगा या उसको कन्विंस कर लेगा, झगड़ा तो उनका होगा। अगर प्यार से हो जाएंगे ठीक है, तो फिर एनसीएलटी, सॉरी एनसीएलटी कह रहा हूँ, कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, पंगा तो होगा। और देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, इतने सालों में जो देखा, पार्टनरशिप चलती नहीं है, देयर 1% एक्सेप्शन जो लंबे समय तक चलती, वही देखी है मैंने, वो भी खत्म हो गई। पार्टनरशिप बनती ही, ये अच्छी लाइन है, तोड़ बनाई क्यों तुमने अगर तोड़नी से तो, बोले शीशा हो या दिल हो आखिर जाता है, राइट। चलिए माइनर की बात कर लेते हैं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी बात करते हैं, याद है माइनर कौन होता है? 18 साल से कम का, क्या बोलते हो यार तुम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। तो देयरफॉर माइनर पार्टनर, हाउएवर क्या, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ फर्म। एक्सेप्शन है क्या ये? माइनर को खाली प्रॉफिट के लिए ऐड किया, माइनर के राइट क्या है? पहला, वो सारे प्रॉफिट शेयर करेगा नॉर्मल पार्टनर की तरह, यस और नो? उसको इंस्पेक्ट करेगा, कॉपी लेगा, यस। वो खाली रिटायरमेंट के टाइम बता रहा हूं, रिटायरमेंट नहीं होती मतलब सेवरिंग द कनेक्शन, जब वो जाएगा वो अपने हिस्से के लिए केस कर सकता है। एंड द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, he has the right to elect to become or not to become the partner on attaining the majority, मतलब 18 साल के होने पे वो डिसाइड करेगा उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना। बताता हूं उसकी बात, अभी देखिए 18 साल पे क्या होगा, 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है बनना है या नहीं बनना। इसका नोटिस दे दे, क्या दे दे? अगर नोटिस दे दिया नहीं बनने का तो बात खत्म, छुट्टी उसकी, बाय बाय। नोटिस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पार्टनर। क्या होगा? लाइबिलिटीज की बात करें, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी तो उसकी लाइबिलिटी बड़ी लिमिटेड है, उसके शेयर की जितनी है, पर्सनल लाइबिलिटी उसकी है नहीं, और वो इंसॉल्वेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। हाउएवर आफ्टर मेजोरिटी क्या होगा? माइनर की लाइबिलिटी नहीं होती, हम उसको हिस्सा देते हुए उतना एडजस्ट कर देते हैं जिसकी बनती है इनडायरेक्टली, मतलब वही बात, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब 18 साल के बाद क्या होगा? पहले तो उसने मना कर दिया, पार्टनर नहीं बनता, ठीक है, पार्टनर नहीं बनना, तो अप टू डेट ऑफ पब्लिक नोटिस उसकी लायबिलिटी है, उसके बाद वो लायबल नहीं है। और अगर वहां तक का पैसा नहीं दोगे तो आपके ऊपर क्या कर देगा वो? केस। बन गया जी, कह रहे मैं तो पार्टनर बनूंगा, तो मजा आ गया आपकी फर्म में, बना लो पार्टनर, ठीक है। वो थर्ड पार्टी की तरह लाइबल हो जाएगा नॉर्मल पार्टनर की तरह, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉर्मली क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? फर्क क्या है? पहले वो खाली बेनिफिट के लिए था, वो फुल फ्लैज क्या बन जाएगा? पार्टनर। क्या बन जाएगा? बंदा मारता जो है, माइनर की डेथ हो जाए, मतलब माइनर की डेथ कब हुई? जब वो माइनर था? बेटे मरा कब? 18 साल से पहले, 18 साल के बाद? खत्म। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्यों आएगा? खुद ही बेचारा किसी का रिप्रेजेंटेटिव है अभी तक, उसके घर वालों को उसका हिस्सा दे देंगे बस। तो नॉर्मल यार, तुमने 18 साल के कम इतने छोटे बच्चे को मारना क्यों है? क्यों मारे? कुछ कहा है उसने तुम्हें? बेटे पिछले वाली लाइबिलिटी अलग है, बाद वाली लाइबिलिटी अलग है, मिक्स थोड़ी करेंगे। पिछली लाइबिलिटी में तो वैसे भी वो हिस्सा नहीं ले रहा था थर्ड पार्टी के प्रति, वो जिस दिन मेजर होगा, जिस दिन बनेगा, वहां से उसकी थर्ड पार्टी के प्रति लाइबिलिटी शुरू, पहले वाले पे नहीं होगी उसकी। पहले तो उसका नॉर्मल हिस्सा काट के उसको दे दिया जाएगा। प्रॉफिट तक तो जैसे रूटीन में होता है होगा ही होगा, नॉर्मल तरीके से, पूरे पार्टनर की तरह नहीं होगी, उसकी बेनिफिशियरी की तरह होगी पहले। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की बात करते हैं बच्चों, दो तरह की अथॉरिटी होती है, इंप्लाइड और एक्सप्रेस। इंप्लाइड वो होती है जो यूजुअल वे में आप कर सकते हो नॉर्मल सर्कमस्टांस में, चाहे डीड साइलेंट हो, समझ बात को, जैसे गुड्स गुड्स खरीदना बेचना फर्म के ब्याह पर। एक होती है एक्सप्रेस, कौन सी होती है? जो पार्टीज को दी जाती है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा? इमूवेबल। हमारे पास एग्जांपल है ट्रेडिंग फर्म का, देखा आपने? बताऊंगा अभी, पहले तो पार्टनर का कोई भी कार्य क्या फर्म को बाइंड करेगा? यस।
अगर वो नेम ऑफ फर्म में है और नॉर्मल तरीके से, उसकी इंटेंशन ये थी, 3 तरीके हैं। नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, यूजुअल बिजनेस होना चाहिए और फर्म के नेम पे होना चाहिए। नॉर्मल बिजनेस का मतलब है जिस चीज का काम है, मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का काम है आपका, तो आपने कपड़े खरीदे तो बाइंड करोगे। आपने लिकर की 4 बोतल खरीद ली, क्या मिलेगा उसका बेनिफिट आपको? नहीं, फर्म लायबल। अब ये मत कहना कि आप सारे पार्टनर ने मिलकर पीनी हो, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट कंसर्न। हाँ, और ये यूजुअल वे में होनी चाहिए। किस वे में? यूजुअल वे क्या होता है? जो रोजमर्रा होता है, लाइक फर्म के बिजनेस पे, फर्म की नेचर में। मान लो हम उधार देते हैं किसी को, एक पार्टनर उधार देता है, दूसरा भी दे सकता है। उधार पे लेते हैं तो भी दे सकते हैं, पीछे कोई बंदा आता है पेमेंट के लिए, पेमेंट दे देते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी दे देते हैं, बिजली का बिल भर देते हैं। ये तो नॉर्मल है, तो कर सकते हैं, धन्यवाद, जो नॉर्मल तरीका है। एंड लास्ट है फर्म के नेम पे होनी चाहिए। देखिए आपने पेमेंट डलवा ली अपने खाते में, क्या ये फर्म का बिजनेस है? अगर ये फर्म के बिजनेस की पेमेंट है तो ये फर्म के अकाउंट में आनी चाहिए, तभी फर्म लायबल है, अदरवाइज फर्म लायबल। आपने किसी एडवांस लिया ऑर्डर का, पैसे एडवांस में लिए अपने खाते में, क्या फर्म वो ऑर्डर पूरा करेगी? फर्म की हमारे पास तो पैसे आए नहीं है, और फर्म लायबल नहीं है। ये ना इंप्लाइड का एग्जांपल आप पढ़ेंगे ट्रेडिंग का, लाइक गुड्स को खरीदना, बेचना, पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट करना, इंप्लॉइज को रखना, मनी बोरो करना, इंस्ट्रूमेंट इशू करना और वकील को हायर करना। जनरल काम है जो सारे कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई परमिशन, कोई अथॉरिटी की आवश्यकता हाउएवर एक होती है एक्सप्रेस। आप आर्बिट्रेशन में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते बिना पूछे, आप फर्म का खाता अपने नाम पे नहीं कर सकते, किसी क्लेम को खत्म, रेलिंक्विश या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कोर्ट केस वापिस नहीं ले सकते, कोर्ट केस में लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते, लैंड बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, लैंड बिल्डिंग बेच नहीं सकते, या पार्टनरशिप एक और मतलब कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर बाकी अग्री करे तो, बाकी अग्री। रिक्वायर स्पेशल परमिशन फ्रॉम अदर, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? मतलब इंप्लाइड वाला तो बेटे मिला हुआ है आपको राइट, उसके लिए पूछने की आवश्यकता, एक्सप्रेस के लिए आपको पूछना पड़ेगा। यानी सर आप ये कहना चाहते हो अगर काम विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी है तो बाइंड करेगा, यस और नो? आउटसाइड अथॉरिटी है तो बाइंड नहीं करेगा। हाउएवर इसकी एक्सेप्शन है, अगर काम इमरजेंसी में किया गया। कब किया गया? इमरजेंसी में काम किया गया और वो आपकी अथॉरिटी से बाहर है, फर्म को लॉस से बचाने के लिए, वो भी बाइंड करेगा। भाई म्युनिसिपल टैक्स का ले लो, मान लो उसका अधिकार नहीं था, हमने टैक्स की अथॉरिटी ने एक ही बंदे को दी थी, बाकी को नहीं दी, कि बांट दें, ड्यूटी बांट देते हैं। वो बंदा क्या, फ्लाइट में फोन बंद है, एक दूसरा पार्टनर बैठा है और वो कह रहे हैं भैया 10 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं की तो आपकी दुकान सील कर देंगे। अब आप क्या करोगे? करोगे या नहीं करोगे पेमेंट? अब आपने कर दी, क्या बाकी लायबल होंगे नहीं होंगे? या ये बोला जाएगा भैया तुमने तो अपनी पावर के बाहर गए हो? मैं अपनी पावर के बाहर गया हूं मगर फर्म को बचाने के लिए, फर्म को बचाने के लिए तो अलाउड माना चाहिए। चलिए, क्या अथॉरिटी को कम ज्यादा किया जा सकता है? देखो ज्यादा करना है या कम करना है, दोनों के लिए आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? म्यूचुअल। मतलब ना देखो आप सिंपल बात समझिए, आपका एग्रीमेंट मतलब आपकी डीड, आपकी डीड सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, मेन है, सब कुछ डीड के हिसाब से किया जाएगा। समझ रहे बात को? डीड में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। चलिए फर्दर, हमने एक एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दिया। देखिए म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल है, किसी भी पार्टनर को नोटिस देते हैं, क्योंकि पार्टनर फर्म का क्या है? एजेंट। अगर हमने पार्टनर, किस पार्टनर को? एक्टिव पार्टनर को। कौन से को? मतलब जो हैबिचुअली यूजुअली फर्म का काम करता है उसको नोटिस दिया गया है, तो वो नोटिस फर्म के नाम पर माना। मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों एक्टिव है, तो मैंने ए के नाम भी नोटिस भेज दिया, तो वो नोटिस किसके नाम माना जाएगा? फर्म के। समझ रहे बात को? अगर किसी भी एक एक्टिंग पार्टनर के नाम नोटिस दिया गया तो वो नोटिस फर्म का माना। पर 3 कंडीशन है, पहला नोटिस एक्शन में होना चाहिए और वही पार्टनर रिसीव करेगा, वर्किंग पार्टनर रिसीव करेगा, स्लिपिंग पार्टनर रिसीव नहीं करेगा। और नोटिस फर्म के बिजनेस का होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ने पर्सनल कोई गलत काम किया और ए को पर्सनल नोटिस दिया गया, अब ए की हर पर्सनल चीज थोड़ी फर्म की है, फर्म से रिलेट होना चाहिए। नोटिस वुड बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द फर्म। हाउएवर इसकी भी एक्सेप्शन है, अगर फ्रॉड किया गया। क्या किया गया? फ्रॉड के केसेस में नोटिस फर्म का या पार्टनर का? पार्टनर का। किसका है? पार्टनर। अगर फर्म को भी देना तो सेपरेट नोटिस देना पड़ेगा।
लाइबिलिटीज क्या है, ये ना ऑलरेडी डिस्कस हो गया कई जगह पे, फिर भी फर्म की पार्टनर की पहली लाइबिलिटी क्या है, टू इंडेमनीफाई। दूसरा फेलियर ऑफ जनरल ड्यूटी याद है, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज टू बी जस्ट फेथफुल, वो काम नहीं करोगे तो आपकी लाइबिलिटी है। अगर लॉस हो गया तो कंट्रीब्यूट टू द फर्म इक्वली। अगर डीड साइलेंट है तो डीड में लिखा है 3:2 तो 3:2, मतलब या तो रेशियो लिखा होगा नहीं तो इक्वली। तो सरेंडर पर्सनल प्रॉफिट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, यस और नो? टू अकाउंट फ्रॉम द कॉम्पिटिंग बिजनेस ऑलरेडी पढ़ चुके हो? अरे जवाब दे दो। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट भी है और सेवरल का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? जॉइंट का मतलब अलोंग विद, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जॉइंट प्रोमिसर वाली बात आ गई। अगर एक पार्टनर से लायबिलिटी मांगेगी उसको देनी सारी देगा, वो सारी देगा। हाउएवर वो बाकियों से हिस्सा मांगेगा। मैंने मान लो 3 पार्टनर एबीसी, मैंने ए को फोन किया कि ये नहीं कैसा बी को भी कर सी को भी कर, आपको कर दिया ना, आपकी सेवरल लायबिलिटी आप दोगे, पर क्योंकि जॉइंट भी है तो आप बी और सी से अपना हिस्सा मांग लोगे। बट आप सामने वाले को मना नहीं कर सकते, सामने वाले को मना नहीं कर सकते। बेटे 3 पार्टनर मान लो एबीसी, हमने लायबिलिटी लेने के लिए ए को फोन किया, तो ए को वो लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता कि आप बी को बोलो या सी को, ये हमें पूरे पैसे देगा, बाद में वो बी और सी से रिकवर कर लेगा। कर सकता नहीं, करेगा ही करेगा, कौन जेब से देता है? लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। देखिए थर्ड पार्टी के लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार है, चाहे वो एक्टिव है चाहे स्लीपिंग है, चाहे पार्टनरशिप विल वाली है चाहे पर्टिकुलर वाली है। पूछिए क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या है म्यूचुअल? फर्म की लायबिलिटी कब है पार्टनर के लिए? जब यूजुअल वे में हो और विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी हो। अगर अथॉरिटी के बाहर है तो फर्म लाइबल। कौन लाइबल है? कैसे? पर्सनली। कैसे? और फर्म की पार्टनर की इंटेंशन होनी चाहिए फर्म के नेम पे और फर्म को बाइंड करनी। फॉर एग्जांपल दिया था ना, आप पैसे अगर अपने खाते में डलवा रहे हो तो आप फर्म को बाइंड नहीं कर रहे। आप ऑर्डर अपनी पर्सनल घर पे पर्सनल दुकान में लेके जा रहे हो तो आप फर्म को बाइंड नहीं कर रहे। एडमिशन बाय पार्टनर, एडमिशन का मतलब वो एडमिशन नहीं है, एडमिट करना। जैसे कोई गलती नहीं मान लेता, हमने बच्चे को डांटा, बच्चे ने मानी ऐसा मेरे से गलती होगी, एडमिट करना। अगर कोई एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन दी है एज टू अफेयर ऑफ फर्म, फर्म के कार्य, तो मतलब कहने का भाव यह है ए ने बोल दिया हाँ हमने ये काम किया है तो पूरी फर्म ने वो काम किया है ऐसा माना जाएगा। मतलब इसलिए तो ऊपर याद है एक्सप्रेस में पढ़ा था, एडमिशन करना इतना आसान नहीं है। आप बिना बाकियों से पूछे अगर कुछ एडमिट कर दोगे तो पूरी फर्म फंस जाएगी, पूरी फर्म फंस जाएगी। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर, बच्चों अगर पार्टनर ने कोई गलत काम किया है जिससे थर्ड पर्सन को इंजरी हुई है तो कौन जिम्मेवार है? अगर अथॉरिटी में है तो फर्म लायबल है, अथॉरिटी के बाहर है तो पार्टनर लायबल। बार बार रिपीट हो रही है बातें। मिस्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसे का घपला। अगर फर्म को कोई पैसा मिला या पार्टनर को मिला अथॉरिटी में तो और किसी पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया, पूरी फर्म लायबल है। फर्म के नाम पैसा आया या आया पार्टनर के पास फर्म के नाम, मगर यूज किसने किया है? पार्टनर ने, मगर अथॉरिटी में रहकर। कहां रहकर? कौन लायबल है? मतलब पूरी बात का एक ही निष्कर्ष है, पूछो क्या? अथॉरिटी में रहकर किया गया गलत काम, सबने गलत कर दिया, बात खत्म। अथॉरिटी में रहकर काम करो, किसने रहकर? अब कहीं पे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, बार बाउंसर ने आपको पीट दिया, पता है बाउंसर खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड, तो रेस्टोरेंट वाले ने तो पीटा है, मालिक का मैंने थोड़ी पीटा है भाई, अथॉरिटी किसने दिया है उसको? आपने दिया। किसने दिया? राइट। अब 2 लास्ट टॉपिक है बड़े इंटरेस्टिंग है ये, बीच वाले थोड़े थी अच्छे हैं, रजिस्ट्रेशन और रिजोल्यूशन। पहले फर्म खोलेंगे फिर फर्म बंद करेंगे। पहली बात, क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? नहीं, फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स, सर्टेन प्रिविलेज जो किसको अवेलेबल है? खाली रजिस्ट्रेशन फर्म को। तो इनडायरेक्टली हमें फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। पढ़ेगी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा अच्छा नोट है, पेपर में लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन डजंट क्रिएट, इट इज जस्ट एन एविडेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए रजिस्ट्रेशन से पार्टनरशिप नहीं बनती, पार्टनरशिप पहले भी है, रजिस्ट्रेशन एक प्रूफ है कि पार्टनरशिप चल रही है। लिखा नहीं है बेटे आपने? क्या बात, कहां थे? कहां है वो नोटबुक? कौन पढ़ रहा है घर पे? कौन पढ़ रहा है? एक बच्चे की फीस में 2 बच्चे पढ़ेंगे घर पे? पक्की बात है ना? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हैं सर? कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि टाइम तो फिक्स है ही नहीं। सेकंड, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दीजिए जिसके एरिया में आप हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फी में कुछ कंटेंट होंगे, डीड वाले होंगे,
फर्म का नेम, नेम ऑफ एड्रेस, प्लेस का एड्रेस हो गया, पार्टनर की डेट्स होगी, वो सारी चीजें साइन कर दीजिए, फीस जमा करा दीजिए। फीस जरूर कराना जमा, ऐसे नहीं मिलेगा, वो जरूरी है सभी पार्टनर्स की। हरीश की बात चलिए, रजिस्ट्रेशन कब होगा? अगर सारे पार्टनर कंप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओके होंगे, सभी पार्टनर के साइन डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई होंगे, तो रजिस्ट्रार आपका नाम रजिस्टर में लिख देगा और आपको क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग ब्रो, खतरनाक तरीके, गाड़ी की आवाज नहीं है, ये ऊपर वाला गाड़ी चला रहा है। I'm just telling you bro, क्या पता 4 बजे तक रहे बारिश। ठीक है, देखिए प्रोसीजर चार्ट में देख लीजिए। पहले पार्टनर फॉर्म सबमिट करेंगे, साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, रजिस्ट्रार को भेजेंगे, रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा, आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आपका नाम रजिस्टर में लिख दिया जाएगा और सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, अगर 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया और 28 नवंबर को एंटर हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस रजिस्टर में, 25 का रजिस्ट्रेशन आपका है 28 का? एग्जैक्टली रजिस्टर ने जब नेम लिखा है वो डेट मानी जाएगी। देखो यहां से पढ़ना, द इफेक्टिव डेट ऑफ registration is the date when the registrar put the name in the register and issue a certificate. Note the date when the documents are submitted. Yes. अब ना ऊपर एक बात पड़ी थी कि रजिस्ट्रेशन करवाने के ना कुछ फायदे हैं, उसको नेगेटिव पढ़ते हैं, ना करवाने के क्या नुकसान है। द कंसिक्वेंसेज, ये क्वेश्चन आता है, द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट गेटिंग ए फर्म रजिस्टर्ड। पहला, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म अपने बाकी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते। पार्टनर ऑफ फर्म अपनी थर्ड पार्टी पे केस, और थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। क्लेम ऑफ सेट ऑफ याद है? आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप अपने लेने वाले कटवा लेते हो, इसमें सिर्फ 100 रुपए कटे, क्या फायदा 100 रुपए का, आपको वो भी ले जा भाई, तू क्या वैल्यू आज की डेट में? आपने किसी ने 20 लाख रुपए और उसने आपसे लेने 50 लाख रुपए, आपको उन्होंने 50 मैंने 20 30 देने हैं, वो कहता 100 रुपए कम देके बाकी डाल दे, क्या करोगे आप? 20 लाख छोड़े तो 100 भी छोड़ ही दो ना, समझ रहे हो बात को? ये तीनों नुकसान है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब रजिस्ट्रेशन ना करवाने से ना इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा। किन चीजों पे? नीचे लिखी, पहला, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। हाँ देखो, रजिस्ट्रेशन या डिसोल्यूशन हो सकता है, हम डिसोल्यूशन भी करेंगे, खातों का सेटलमेंट भी करेंगे और प्रॉपर्टी को बेचेंगे भी। डिसोल्यूशन, फर्म बंद करने से रिलेटेड सारी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। इवन आपका ऑफिशियल असाइनी, आपका रिसीवर कोर्ट अभी आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। 100 रुपए का सेटअप हमने अलाउ कर दिया, इतना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। एंड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, पार्टनरशिप के अलावा जनरल चीजें आप कर सकते, जैसे कोई ट्रेडमार्क है आपके नाम रजिस्टर्ड, क्या रजिस्टर्ड है आपका? एक मान लो ट्रेडमार्क है, सिंबल है, कोलगेट एग्जांपल के लिए, क्या है? कोलगेट। उसको किसी ने कॉपी मार लिया, या मिठाई की दुकान बना लो अपनी, जैसे हल्दीराम, किसी और ने खोल दिया साथ में, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड है या, क्योंकि वो पार्टनरशिप का मुद्दा नहीं, वो कोई और मुद्दा है, पार्टनरशिप वाले केस आप नहीं कर सकते। ठीक है बात? वैसे तो आज की डेट में जो बड़ा काम करना चाहते हैं वो तो पहली बात बनाते ही पार्टनरशिप कंपनी वगैरह बनाते हैं, एलएलपी बनाते हैं, फिर भी बनाते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाते हैं। पेनल्टी हमने कहा था नहीं पढ़नी। अपॉइंटमेंट आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को अपॉइंट किया जाएगा हर एक स्टेट में, स्टेट उसका एरिया डिसाइड करेगी, उसकी पावर डिसाइड करेगी, और रजिस्ट्रार सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकरी लगती है उसकी, क्या लगती है? सरकारी नौकरी। मजेदार है ना? हरियाणा के स्कूलों में 5 दिन की छुट्टी, सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुला सकेंगे। आदेश जारी किए गए, अभी जारी किए गए हैं। ठंड किस रीजन से? ठंड है, किस रीजन से? 1 से 15 जनवरी तक है। चलिए बेटे, अभी अभी फर्म खोली है, बंद कर देते हैं, डिसोल्यूशन करा देते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है पुटिंग एन एंड टू द रिलेशन ऑफ, मतलब व्हेन द स्टेट ऑफ अफेयर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सच वे कॉमन एडवांटेज के लिए नहीं चलाया जा रहा, तो बंद कर देना ही। पार्टनरशिप बनाई जाती है कॉमन एडवांटेज पे, जब आप कॉमन एडवांटेज में काम नहीं कर पा रहे, झगड़े हो रहे, एक दूसरे की बात नहीं सुनी जा रही, शांति से क्या कर दो? बंद कर दो। अब दो बातें होती है, याद है आपको? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ, बड़ा कौन सा होता है? फर्म का मतलब सभी पार्टनर के बीच में, पार्टनरशिप का मतलब कुछ पार्टनर के बीच में। फर्म वाले में सारे पार्टनर चल जाते हैं, इसमें बाकी पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्म वाले में बिजनेस पूरा बंद हो जाता है, इसमें चलता
रहता है। और फर्म के अंदर तो पार्टनरशिप बंद होगी, बट पार्टनरशिप में फर्म बंद होगी ऐसा जरूरी नहीं है। और फर्म बंद होने के बाद कोई रिलेशन नहीं है। पार्टनरशिप के बाद है मगर कुछ लोगों में, किसमें? कुछ लोगों में। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है पार्टनरशिप में, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, वो सारे इसमें आते हैं। वो सारे हम क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप डिसॉल्व करें फर्म, हम पूरी फर्म बंद कराएंगे। हम कोई ऐसा हिसाब नहीं करने वाले, सबको बंद करने वाले हम, ठीक है सर। फर्म कैसे बंद होती है? दो तरीके हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब वॉलंटरी अपनी इच्छा से, और सेकंड है विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नाम पढ़ लीजिए पहले। विदाउट ऑर्डर में क्या? म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट एंड बाय कोर्ट वाले में इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, perpetual losses and any other just and equitable ground। देखते हैं सर, पहले विदाउट ऑर्डर, पहला म्यूचुअल। देखो अगर सभी पार्टनर ने अग्री कर दिया, दुनिया में इससे बढ़िया बात नहीं है, शांति से कुछ बंद हो जाए, सभी अग्री करके शांति से बंद करें तो बंद करवा लीजिए। कंपल्सरी, कंपल्सरी दो चीजों में होती है। पहला, एक को छोड़ के सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट, या बिजनेस ही क्या हो गया आपका? मैगी बेचते थे, मैगी बैन होगी, बंद कर दीजिए। और एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो भी बंद कर दीजिए। एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, एक कैपेबल है, पार्टनरशिप में दो कैपेबल लोग चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, सिंपल बात। टोटल कितने हैं? दो बच्चे हैं ना, उन दो, फिर वो आप डिसोल्यूशन फर्म का ना करो, पार्टनरशिप का कर दो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दो, उनको निकाल दो, उनको पैसे के खत्म करो। पैसे देने गए इंसॉल्वेंट लोगे थोड़े बहुत, जो मिलके तो मिलके, उनको छुट्टी करो, राम राम बाय बाय, सिंपल सी बात है। हैपनिंग ऑफ सर्टेन कोई इवेंट ऐसा हो गया बेटे, चोरी बहुत बड़ी होगी, डेथ हो गई, एक को छोड़ के सारे मर गए, या सारे मर गए, या पीरियड फिक्स हो गया, हमने कहा था इस बिजनेस तक करेंगे, 6 महीने तक करेंगे, तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाउएवर कंटिन्यू करना चाहो तो यहाँ इंसॉल्वेंसी इसमें भी लिख सकते, इसमें सारों को इंसॉल्वेंट कर रहा हूं मैं, वहां पर किसी एक को कर रहा था। चले डन है। और विल में आपको पता है नोटिस देके, विल में कौन नोटिस देता है? एक बंदा भी नोटिस देगा, हम बंद कर, है ना। अच्छा नोटिस में क्या बात है याद है? या तो वो नोटिस में डेट देगा कि हम इस दिन से करेंगे, 7 दिन 10 दिन बाद की, तो उस दिन से करेंगे। अगर वो डेट नहीं देगा तो नोटिस वाली डेट से, आज क्या डेट है? 27 दिसंबर। मान लो आज ही हमने नोटिस दिया, आज ही बंद हो जाएगी। और मैं लिखा 27 दिसंबर को, मैंने कहा 15 जनवरी को बंद करेंगे, फिर कब बंद होगी? 15। धन्यवाद। एक होता है कोर्ट वाला, पहला इंसेंटी ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर हो गया इंसेन, अनसाउंड माइंड, वो समझ रहे आपकी बात, आप कोर्ट में अप्लाई कर दो कि भैया हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, बंद करवा दीजिए। अच्छा इंसेन वाला अगर उसके घर वाले करना चाहे वो भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। एक तो इंसेन हुआ, आप केस कर दोगे, दूसरा उसके घर वाले कह सकते हैं कि हमारा बंदा ना इंसेन हुआ है, भाई ये कैपेबल नहीं है, इसको ना बंद करवाना, तो वो भी बंद करवा सकते हैं। उसके भी पे कौन करता है? नेक्स्ट फ्रेंड। कौन करता है? नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब नहीं आपका अगले बैठा हुआ फ्रेंड, एक ऑथराइज पर्सन। कौन होता है? परमानेंट इनकैपेसिटी। आपका एक पार्टनर ना परमानेंट इनकैपेबल हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा, तो आप ना प्रूव करके कि वो परमानेंट इनकैपेबल है, कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए, इसको बंद करवा दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो एक को पैरालिसिस हो गया, वो काम तो कर नहीं सकता, उसके घर वाले आपकी बात मान नहीं रहे, वो तो कुछ बोल नहीं रहा, हम कह रहे बंद करके हिस्सा ले लो, वो कह रहे हम तो चलाएंगे, तो आप कोर्ट में चल जाओ। कहां चल जाओ? कोर्ट में। देखो कानून में कब जाते हैं? जब कोई बात सुनता नहीं। आप मिसकंडक्ट, एक आदमी ना पैसे का घपला, चोरी, गड़बड़ कर रहा है और बाकी पार्टनर दुखी है, वो मान भी नहीं रहा उनकी बात, तो वो कोर्ट में जाएंगे, बंद करवा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, खातों में मिस एप्रोप्रिएशन, बुक्स लेके भाग गया है, हिसाब ही नहीं हमारे पास, मीटिंग पे आता नहीं है, पैसे को गैम्बलिंग में, फर्म का पैसा जुए में लगाया जा रहा है, फरार है बिना बात के हमको, या फिर डीड को लगातार वोलेट, वैसे अगले में अलग से भी है वोलेट कर रहा। अगला देखिए, एग्रीमेंट को तोड़ है वो, ब्रीच मतलब कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, विलफुली, जानबूझ के कर रहा है, या कंडक्ट ऐसे कर रहा है कि उससे बात करना पॉसिबल ही नहीं है। उससे हम बात करते हैं, गाली गलौज पे आया था, 2-4 बंदे हमारे पीट दिए उसने, हम कैसे बात करें? हम तो कोर्ट में जाएंगे, उससे बात नहीं कर सकते हैं। हैवी लॉसेस है, फर्म लगातार लॉसेस में जा रही है, आपने अपने पार्टनर को समझाया बंद करते हैं, वो नहीं मान रहे, कोर्ट में चल जाओ, प्रूव कर दो लॉसेस है, बंद कर दीजिए। देखो आप हमारी बात प्यार से मान लोगे तो हम वॉलंटरी बंद करेंगे, नहीं मानोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, या अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, या रिकवरी में लगा दी। मान लो उसने पैसे देने थे किसी को, उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी ले, या फिर कोर्ट में डिक्री में अटैच कर दी। कोर्ट ने, आपने जब इंसॉल्वेंट होते हो, कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टियां जब्त करता है, आपने कहा मेरा हिस्सा भी जब्त कर लो,
पार्टनरशिप अकेली प्रॉपर्टी नहीं है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। आपने एक ने अपना हिस्सा निकाल दिया तो बाकी भी अपना हिस्सा निकाल लेंगे, फिर प्रॉपर डिसोल्यूशन होके, रियलाइजेशन होके, वाइंडिंग अप होके हिस्सा बांटा जाएगा। मतलब आप अपने हिस्से से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपका जो फर्म का हिस्सा है आपने वो बेच दिया, हाँ, या फिर रिकवरी में दे दिया, लोन चुकाने में दे दिया, या कोर्ट में दे दिया, अपना पर्सनल है ना। पार्टनरशिप की बात क्यों करूंगा यहाँ पे, पार्टनरशिप की बात है, पर्सनल हिस्सा आपने दिया। आपको फर्म का तीसरा हिस्सा है, 15 फर्म की 45 करोड़ की कैपिटल, 15 करोड़ के आप मालिक हो, आपने वो लोन रिकवरी में डाल दिया, या तीसरे बंदे को बेच दिया, या कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच की आपने वो दे दिया, तो बाकी फिर फर्म को क्या कराएंगे, बंद, क्योंकि आपका ओरिजिनल पार्टनर चेंज हो गया ना। आप समझिए, अब वो फर्म पुरानी नहीं रही, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन हो गई है। इवन एक टॉपिक है बुक में अगर आप पढ़ेंगे ट्रांसफेरी का, एक बार देखो, बाकियों से पूछ के आप अपना हिस्सा बेच सकते हो, ट्रांसफेरी ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। एक पार्टनर अपना हिस्सा बेच सकता है और उसमें कंडीशन थी, पूछो क्या, जिसको हिस्सा बेचा गया वो आपको लाइफ टाइम तक परेशान नहीं करेगा, जब फर्म डिसॉल्व होगी ना तब वो आएगा और अपना हिस्सा मांगेगा। जब तक फर्म गोइंग कंसर्न में, तब तक वो हमें परेशान नहीं कर सकता, वही मिलेगा, वो चुपचाप पैसे लेगा, प्रॉफिट मांग सकता है। मान लो मेरे पार्टनर राम ने शाम को हिस्सा बेच दिया, शाम मेरे से प्रॉफिट मांग सकता है, खाली हर महीने जो बनता है, साल में बनता है, तो अपना हिस्सा चाहिए कैपिटल में, वो सारा वो कब मिलेगा, जब फर्म डिसॉल्व होगी, वो वाली बात। और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, कोई भी न्याय के हिसाब से, लाइक पार्टनर स्पीकिंग टर्म्स में नहीं है, डेड लोग है, बात ही नहीं करते, मीटिंग में नहीं आते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसी फर्म को क्या करें बेटे, बंद कर, है ना। तो हम डिसॉल्व कर देंगे, यस। राइट्स लायबिलिटी क्या रहेंगी, जब तक वाइंडिंग अप नहीं होंगी अथॉरिटी चलेंगी, पर्सनल प्रॉफिट चलेंगे। प्रीमियम प्री मैच्योर याद है, बताया था आपको नीचे की एग्जाम्पल देखो, आप 5 साल की कैपिटल गुडविल लाए 1 लाख की, 3 साल बाद डिसोल्यूशन होगी तो 2 साल का 40,000 आपको वापस दिया जाएगा। मतलब कि ना डिसोल्यूशन हुआ है, डिसाइड, वाइंडिंग अप तो नहीं हुई ना। जब तक असेट बेच दी जाएगी, लायबिलिटी पे नहीं होगी, तब तक आपकी अथॉरिटी वैसे तक चलती रहेगी, समझ रहे। चाहे डिसोल्यूशन अनाउंस हो गया, वाइंडिंग अप तक कोई चेंज नहीं होगा, वो चलता रहेगा, है बात। दिस इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि होता है यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।